हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 27। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉन्च द कंप्लेंट विद द इंश्योरेंस ओम्स बॉन्ड। तो इंश्योरेंस ओम्स बॉन्ड में जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। तो पहला ऑप्शन है कॉपी ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन सबमिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी और अ इंश्योरेंस ब्रोकर। नेक्स्ट इज लेटर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ब्रोकर रिजेक्टिंग द रिप्रेजेंटेशन रेप्यूडिएटिंग द क्लेम। थर्ड आपका है ऑप्शन कॉपी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। साथ ही में और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, दैट इज कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है कंप्लेंट का तो यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ चाहिए होगी। साथ में ही यहाँ पे केवाईसी पर्टिकुलर, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या डीएल हो गया, तो ये सब यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए और आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो आपका ओम्स बॉन्ड होता है, यहाँ पे आप कंप्लेंट जो है कब तक फाइल कर सकते हो, विद इन कितना पीरियड जो है वो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो जब आपका जो है ब्रोकर्स जो होगा वो रिजेक्ट कर देगा आपकी रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विद इन 1 ईयर। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। साथ में ही मैक्सिमम लिमिट क्या है जो आपको एज अ कंपनसेशन दी जा सकती है अंडर दी ओम्स बॉन्ड, तो ये आपका है 30 लाख। ठीक है, कितना है 30 लाख, ये चीज याद रखनी है। पहले 20 लाख था, अब ये 30 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है माइक्रो इंश्योरेंस प्लान इज अ डैश। सो जो माइक्रो इंश्योरेंस प्लान होता है ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम होती है वो कम होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका इंश्योरेंस गिवन टू अ लो इनकम हाउस होल्ड, ये कहलाता है आपका माइक्रो इंश्योरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, दैट इज एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन सकता है इसका कि जो माइक्रो इंश्योरेंस है इसमें मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम आपका 50,000 हो सकता है और इससे कम ही रहेगा। ठीक है, या तो 50,000 होगा या इससे कम रहेगा, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। सो इनमें से कौन सा एक्ट है जिसके तहत स्टैब्लिश किया गया था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को। तो आंसर बहुत सिंपल है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, या कंपनीज एक्ट 1956 भी आप इसे कह सकते हो। तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही कब स्टैब्लिश किया था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, तो 2002 में जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था। अपडेट अगर पूछी जाए तो 20 दिसंबर 2002 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है गिरिजा सुब्रमण्यन। ठीक है, क्या नाम है इनका, गिरिजा सुब्रमण्यन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which of the following distribution is not commonly used by the actuaries to model the number of claims। so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बायोसेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे ही यूज किए जाते हैं बाय द एक्चुअरीज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज किया जाता। ठीक है, क्वेश्चन है रिस्क फॉर विच इट इज डिफिकल्ट फॉर समवन टू गेट द इंश्योरेंस इज कॉल्ड डैश। सो यहाँ पे इस टाइप के इंश्योरेंस को जहाँ पे इंश्योरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उसे क्या बोला जाता है, अनइंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, अनइंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखते हैं कोवरेंट रिस्क क्या होता है। कोवरेंट रिस्क ऐसा रिस्क होता है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर को एक ही साथ इफेक्ट पड़ता है, सिंगल फिनोमिना से इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया या सुनामी आ गई, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया बेसिकली। ठीक है, अब प्योर रिस्क क्या होता है, ये एक टाइप की आपकी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पे इंश्योरेंस से कोई गेन की आपको फैसिलिटी ये नहीं होती है, या आप बोल सकते हो कि इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेशनल पेंशन सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो मुझे ये बताओ नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो कब आया था, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था एनपीएस को, तो 2004 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एनपीएस है, एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है, तो पीएफआरडीए जो है ये रेगुलेट करता है नेशनल पेंशन सिस्टम को। अब जो पीएफआरडीए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है। साथ में ही पीएफआरडीए जो है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका 2003 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है आपका इसका न्यू
दिल्ली में, ठीक है। अगर चेयरमैन की बात करें, रिसेंटली इसके चेयरमैन जो है अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम क्या है, दीपक मोहंते। क्या नाम है, दीपक मोहंते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, portion of an auto insurance policy that protects a policy holder from the uninsured and hit and run drivers is known as। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऐसा मतलब जो ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है उसका एक पोर्शन जो प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर को अनइंश्योर्ड और हिट एंड रन ड्राइवर्स से। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है कि किस चीज में कवर किया जाता है, इसे बोला जाता है अनइंश्योर्ड मोटरिस्ट कवरेज, ठीक है। कौन सा कवरेज होता है, अनइंश्योर्ड मोटरिस्ट कवरेज। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मीन्स। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉस क्या कहता है कि बेसिकली जो पॉलिसी होल्डर होता है या इंश्योर्ड होता है वो कम से कम यहाँ पे लॉसेस करे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ इंश्योर्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ अ मिनिमाइज द लॉस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एनी इंश्योरेंस रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम अ ह्यूमन डिसीजन इज कॉल्ड डैश। मतलब ऐसा कोई भी रिस्क जो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन के डिसीजन की वजह से हो रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम कहते हैं डायनेमिक रिस्क, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डायनेमिक रिस्क। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एन इंश्योरेंस प्लान डिजाइन टू प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम इज नोन एज। मतलब ऐसा इंश्योरेंस जहां पे कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 साल के लिए या 20 साल के लिए आपको जो है इंश्योरेंस दिया जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, बेसिकली आपको लिमिटेड ईयर के लिए यहाँ पे जो है पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है। एंड यहाँ पे क्या आपकी कंडीशन होती है, दैट इज अगर 20 ईयर्स के लिए यहाँ पे आपने पॉलिसी ली है, तो इस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर जो है, ठीक है, उसकी अगर डेथ हो जाती है तब तो उसे क्लेम मिलेगा। वेरएज अगर डेथ नहीं होती है और वो जैसे अभी 60 साल का है, फिर वो 80 साल का हो जाता है, तो 80 साल अगर वो जी जाता है और 81 ईयर्स का हो जाता है, इन दैट केस इसका पॉलिसी का कोई फायदा नहीं होगा, इसे कोई क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसे लीस्ट अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, लीस्ट अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंश्योरेंस सीजीएल स्टैंड्स फॉर। सो सीजीएल का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल जर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो आपको जो है एब्रीविएशन भी पूछे जाते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमर्शियल जर्नल लायबिलिटी, जो बेसिकली आपको जो इंश्योरेंस का होता है, बेसिकली ये आपको और आपके बिजनेस को लॉसेस से बचाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस इज अ डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू एंड योर बिजनेस फ्रॉम अ लॉसेस इफ यू आर फाउंड लीगली लायबल फॉर bodily injuries or property damages to the third party caused by the product you sell or the service you provide, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इन इंश्योरेंस टर्म व्हाट इज एडी एंड डी स्टैंड्स फॉर। सो एडी एंड डी यहाँ पे इसका क्या फुल फॉर्म होता है, दैट इज एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट। अब यहाँ पे जो ये इस टाइप का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये किसको कवर करता है, ये बेसिकली अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, उस पॉलिसी होल्डर के बाद ये उसकी फैमिली को कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अ पॉलिसी परचेज बाय फॉर अ बेनिफिट ऑफ अ पर्सन इंश्योरिंग द लाइफ और लाइव्स ऑफ अ पर्सन इंटीग्रल टू द बिजनेस ऑपरेशन इज कॉल्ड डैश। इसे ऐसा समझो जैसे आपका कुछ बिजनेस है, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनका आपने इंश्योरेंस करवा दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या बोला जाता है, की पर्सन इंश्योरेंस, मतलब इंपॉर्टेंट पर्संस का इंश्योरेंस करवाना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन एम्पावर्ड टू सेट अप अ इंश्योरेंस ओम्सबॉर्न इन इंडिया। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था इंश्योरेंस ओम्सबॉर्न को इंडिया में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस। अब इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 के जो ओम्सबॉर्न रूल है उसके तहत, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंपनी को या इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले क्या बोला जाता था, गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। तो क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है, ECOI इज फॉर्मरली नोन एज, ठीक है। क्या क्या आंसर होगा उस टाइम पे, गवर्निंग बॉडी ऑफ अ इंश्योरेंस काउंसिल, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इज अ लायबिलिटी कवरेज फॉर कंटेंट्स विद इन अ रेंटर्स रेजिडेंट। सो ये कौन से इंश्योरेंस के अंडर आता है, ये कवरेज आपका दिया जाता है रेंटर्स इंश्योरेंस के अंडर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
वाले। रेंटर क्या होते हैं, जो बेसिकली जैसे आप फ्लैट पर रहते हो तो फ्लैट का रेंट आप भरते हो, ठीक है, तो इसे रेंटर्स इंश्योरेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका सामान होता है बेसिकली जैसे सोफा बेड ये सब हो गया, इसका यहाँ पे इंश्योरेंस किया जाता है। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है, जैसे आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पे आपको उसका पैसा या कवरेज दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंश्योरेंस बॉट बाय अ इंश्योरेंस कंपनी फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन इज नोन एज। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी खुद का इंश्योरेंस करवाती है तो उसे क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज री इंश्योरेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी डैमेज बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक इज डैश रिस्क। तो कौन से रिस्क के अंडर आता है ये, इट कम्स अंडर द प्रॉपर्टी रिस्क, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ पेड अप पॉलिसी। सो पेड अप पॉलिसी क्या होती है पहले, सो पेड अप पॉलिसी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां पे आप ऑलरेडी अपने प्रीमियम्स पे कर चुके हो, ठीक है, कोई भी प्रीमियम आपका रहता नहीं है, स्टिल आपकी जो पॉलिसी है वो तब तक चलती रहती है या तब तक एक्टिव रहती है जब तक पॉलिसी होल्डर जो है उसकी डेथ ना हो जाए या फिर जो पॉलिसी की मेच्योरिटी डेट ना हो जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेड अप पॉलिसी। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पॉलिसी होती है वो पेड अप पॉलिसी कब कहलाती है या कब बन जाती है, तो आफ्टर 3 years ऑफ अ पॉलिसी, ठीक है। जैसे आपने अभी जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को जो है 2023 को 1 जनवरी 2023 को आपने जो है पॉलिसी ली है, तो 3 साल बाद ये पॉलिसी आपकी जो है पेड अप पॉलिसी बन सकती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, बेनिफिट ऑफ अ पेड अप पॉलिसी। सो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पॉलिसी डजंट गेट कैंसल ऑन अ नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इसकी डेफिनेशन में। तो वही यहाँ पे ये कह रहा है, इसका फायदा ही यही है कि पॉलिसी कैंसिल नहीं होती है नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। Now next आपका क्वेश्चन है, when the amount for which a subject matter is insured in is more than its actual value it is called as। मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, जिसका आपने इंश्योरेंस लिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे होम इंश्योरेंस लिया है या फायर इंश्योरेंस लिया है, तो फायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर हो गया, तो ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन एन अमाउंट फॉर विच अ सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड इज मोर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू इट इज कॉल्ड एज। तो इसे हम बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे, ओवर इंश्योरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, Under which section of Companies Act 1956 the Insurance Brokers Association of India was incorporated as a company? So Insurance Brokers Association of India कौन से सेक्शन के तहत जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन 25, ठीक है। कौन सा सेक्शन है, इट इज सेक्शन 25। अब जो आपका इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, दैट इज IBAI, ठीक है, IBAI। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 25 जुलाई 2001 को, ठीक है, 25 जुलाई 2001 को इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है सुमित शांतिलाल बोरा, ठीक है। क्या नाम है इनका, सुमित शांतिलाल बोरा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।